हेलो स्टूडेंट्स, एसपीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आर के वर्मा, बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में जो अपनों ने शासन के अंग चल रहे थे, जिनमें दो पढ़ लिए थे, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। अब आज तीसरा जो सरकार का अंग है वो है न्यायपालिका, शासन के अंग। उस शासन के अंग के अंदर आज अपन पढ़ेंगे न्यायपालिका की। यह सरकार का तीसरा अंग बताया गया है न्यायपालिका, जिसको कोर्ट बोलते हैं, न्यायपालिका। और न्यायपालिका सरकार का तीसरे अंग के रूप में ये बताया गया है कि यह न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों की व्याख्या करता है, कानूनों की व्याख्या करता है और नागरिकों की रक्षा करता है। कानूनों की व्याख्या करने वाला जो अंग है वो कहलाता है न्यायपालिका। कानून की व्याख्या करता है न्यायपालिका, और इसका ये प्रमुख कार्य भी क्या है? कानून की व्याख्या करना और अधिकारों की रक्षा करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। अब न्यायपालिका, भारत में जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका के जो रूप है वो न्यायपालिका के रूप, यानी त्रिस्तरीय रूप में न्यायपालिका का ढांचा बनाया गया है। भारत के अंदर न्यायपालिका का त्रिस्तरीय रूप है, त्रिस्तरीय ढांचा। भारत में न्यायपालिका का त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया है, जिसमें शीर्ष स्तर, मध्यम स्तर और सबसे नीचे के स्तर पर अलग अलग इसके नाम रखे गए हैं। न्यायपालिका का जो शीर्ष स्तर होगा वो कहलाएगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय यह न्यायपालिका का प्रथम स्तर होगा, जिसको सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है। सर्वोच्च न्यायालय भी बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। इसको सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। जो पूरे देश का एक ही न्यायालय होता है, पूरे देश में इसकी संख्या एक ही होती है, और भारत का सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में बनाया गया है। दूसरा जो न्यायालय होगा उसका नाम है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, ये जो न्यायालय है वो राज्यों में गठित किए गए हैं, जिसको हाई कोर्ट बोला जाता है। उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट भी बोलते हैं, उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट बोलते हैं। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यायालय होते हैं। किन्हीं राज्यों को, 2 या 3 राज्यों को मिलाकर उनका एक न्यायालय भी बना दिया जाता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का संयुक्त रूप से एक ही हाई कोर्ट बनाया गया है। तो इस प्रकार भारत के अंदर राज्यों के लिए उच्च न्यायालय गठित किए गए हैं। जैसे अपना राजस्थान राज्य है, उसका उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर में बनाया गया है। इसी प्रकार तीसरा जो न्यायालय का स्तर होगा उसको बोलते हैं सेशन कोर्ट। उसको बोला जाता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट, या इसका नाम है अधीनस्थ न्यायालय, या इसको सत्र न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। ये तीसरे स्तर का न्यायालय होता है। इस प्रकार न्यायालय की रचना की गई है। पहले स्तर पर सुप्रीम कोर्ट रखा गया है, फिर हाई कोर्ट रखा गया है, फिर सेशन कोर्ट रखा गया है। तो कहने का मतलब, कोई भी व्यक्ति जिसके अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचता है, स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो वो व्यक्ति इन न्यायालयों में अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा के अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, अपनी फरियाद की सुनवाई की मांग कर सकता है।
तो इसमें 1 बाय 1 सुनवाई होती है। सेशन कोर्ट, फिर उस मामले से अगर सुनाई तो उच्च न्यायालय में जाता है। फिर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो पाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला अंतिम होता है, क्योंकि वो देश का सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। उससे नीचा, उससे ऊपर और कोई न्यायालय नहीं होता है, इस कारण उसका नाम ही रखा गया उच्चतम न्यायालय। ये भारत के अंदर न्यायालय गठित किए गए हैं। अब इसके बाद अपन जो सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका, तो न्यायपालिका कौन कौन से कार्य करती है, न्यायपालिका के प्रमुख कार्य कौन कौन से बताए गए हैं वो पढ़ेंगे अपन। न्यायपालिका के प्रमुख कार्य, न्यायपालिका के प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य। देखिए, न्यायपालिका का सबसे प्रमुख कार्य बताया गया है कानून की व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करना। ये न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है, क्योंकि न्यायपालिका में जो समस्त निर्णय दिए जाते हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर निर्णय दिए जाते हैं, और कानून के अनुसार ही निर्णय दिए जाते हैं, अपनी इच्छा अनुसार नहीं दिए जाते। कानून के मुताबिक जो बात सही और गलत होती है उसको वैध और अवैध ठहराया जाता है। तो इस प्रकार न्यायाधीश जो होते हैं वो कानून के मुताबिक फैसला सुनाते हैं, विवादों की सुनवाई करते हैं, कानून की व्याख्या करते हैं, निर्णय को खोलकर उसको बताते हैं, कानून की बारीकियों को समझाते हैं, जटिल शब्दावली का सरल रूप में व्याख्या करते हैं। ये जो कार्य है वो कहलाता है कानून की व्याख्या करना। न्यायाधीश है वो कानूनविद होते हैं, कानून के ज्ञाता होते हैं, और इसी दृष्टि से वे कानून की विस्तार से क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, डिटेल से बताते हैं इसके अंदर। दूसरा जो कार्य है वो होता है नागरिकों के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करना, स्वतंत्रता की रक्षा करना। ये न्यायपालिका का दूसरा कार्य है, जिसके अंतर्गत न्यायाधीश है जो संविधान ने नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, स्वतंत्रता दी है, अर्थात व्यक्ति अधिकारों के बिना अपना विकास नहीं कर सकता है, अधिकार और स्वतंत्रता से ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, उसका विकास स्वतंत्रता से संभव है। इस प्रकार संविधान ने उसको जो जो अधिकार दिए हैं, जो स्वतंत्रताएं प्रदान की है, संविधान में वर्णित नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों, जैसे हमारे भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। उन स्वतंत्रता में कोई व्यक्ति किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, कोई नुकसान पहुंचाए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों में बाधा डाले, विघन डाले या स्वतंत्रता को हनन करे, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय सुनवाई करता है और उसके अधिकारों से उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है, उसको उचित न्याय दिलाता है, उसका हक जो होता है वो उसकी रक्षा करता है। नागरिकों के हक की रक्षा करता है न्यायपालिका। व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा है वो न्यायपालिका के माध्यम से ही कर सकता है। तो व्यक्ति अधिकारों की रक्षा को, अगर अधिकार या स्वतंत्रता को कोई नुकसान हो रहा है तो व्यक्ति न्यायालय में वाद लाता है और उसके माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा की गुहार करता है, फरियाद करता है और न्यायालय उसकी सुनवाई करता है। ये जो कहलाते हैं नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा। तीसरा होता है संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा करना। न्यायपालिका ये देखती कि जो भी कोई कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो कार्य संविधान सम्मत है, विधि सम्मत है कि या विधि से बाहर है, संविधान से ऊपर है। क्यों? क्योंकि देश का जो संविधान ही देश का सर्वोच्च क्या बताया गया है, कानून बताया गया है। सब व्यक्ति संविधान के अधीन ही है, कोई भी व्यक्ति इससे ऊपर नहीं है। विधि को, संविधान को सर्वोच्च माना गया है। सभी व्यक्ति इसी के अंतर्गत रहकर ही अपने अधिकारों का पालन करते हैं। अतः
संविधान की रक्षा न्यायपालिका के द्वारा की जाती है कि कोई भी कार्य है वो संविधान के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए। न्यायाधीश इस प्रकार की व्याख्या करते हैं, संविधान से हटकर कोई भी संस्था, कोई भी पदाधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता, अतः उससे संविधान के नियमों का पालन करना पड़ता है। इस आधार पर न्यायपालिका सुनवाई करती है, संविधान की क्या करती है, रक्षा करता है। सभी नागरिकों को संविधान के अंदर रहकर ही अपने कार्य करने पड़ते हैं। सभी पदाधिकारियों को जो शक्तियां प्राप्त है वो संविधान प्रदत्त हैं, अतः उसको संविधान को ध्यान में रखकर ही काम करना पड़ता है। फिर है संघात्मक व्यवस्था की रक्षा करना। संघात्मक व्यवस्था की रक्षा करना, न्यायपालिका संघात्मक व्यवस्था की रक्षा करता है। संघात्मक का मतलब होता है केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों को बांटा गया है, कुछ शक्तियां केंद्र को प्राप्त है और कुछ शक्तियां राज्यों को प्राप्त है, अतः उनके बीच, केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, कोई झगड़ा विवाद उत्पन्न हो जाए, तब उनके विवादों की सुनवाई, केंद्र और राज्य के विवादों की सुनवाई न्यायालय के द्वारा ही की जाती है। उसको बोला जाता है संघात्मक व्यवस्था की रक्षा। तो कई बार विभिन्न राज्य जो हैं वो अलग अलग, उनके बीच में किसी मांग को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में भी कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, जैसे भूमि, पानी, जल, यानी नहरी विवाद, नहर के जल के लेकर विवाद, इनसे संबंधित नदी विवाद, नदी के जल के पानी को लेकर विवाद, ऐसे कोई विवाद, जैसे कावेरी जल विवाद है, वो नदी के पानी के वितरण को लेकर विवाद है। इस प्रकार ऐसे और नहरी विवाद दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में, जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में नहरी विवाद हो जाता है कई बार। तो इनको लेकर और भी कई विवाद होते हैं राज्यों के बीच में, उनकी सुनवाई है वो न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। केंद्र और राज्य सरकार को बीच में कोई किसी बात को लेकर कोई टकराव हो जाए, तब उनके टकराव को, उनके विवादों को न्यायपालिका ही दूर कर सकती है। ये सारी बातें संविधान ने न्यायपालिका को दी है, इसलिए इसको बोला जाता है संघात्मक व्यवस्था की रक्षा करना होता है इसके अंतर्गत। फिर न्यायपालिका का जो कार्य होता है, अगला जो कार्य बताया गया है वो सरकार की निरंकुशता पर रोक। सरकार की निरंकुशता पर रोक, इसका तात्पर्य अपन ये समझेंगे कि न्यायपालिका ये देखती है कि सरकार संविधान के अनुसार ही कार्य कर रही है या संविधान से बाहर रहकर कार्य कर रही है, इन बातों का ध्यान में रखते हैं। अगर कोई भी सरकार अब नागरिकों पर अपनी तानाशाही करती है, अपनी मनमर्जी करती है, तो सरकार उनके कार्यों पर क्या लगा देती है, रोक लगा देती है, और कहने का मतलब उनके कार्यों की पुनर्व्याख्या करती है, जिसको न्यायिक पुनरावलोकन भी बोलते हैं। न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा सरकार के कार्यों पर रोक लगाती है। अर्थात व्यवस्थापिका ने अगर कोई संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाया है तो न्यायपालिका पुनः उस कार्य की संविधान के अनुसार जांच करती है और उसको वैध और अवैध घोषित कर सकती है, जिस कारण उनके कार्यों पर क्या लगती है, रोक लगती है। कोई भी पदाधिकारी संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं करता है, न्यायपालिका उसके कार्यों पर नियंत्रण लगाती है ताकि सरकार अपनी तानाशाही नहीं कर सके और जनता के हित में ही क्या कर सके, कार्य कर सके। इस स्थिति से न्यायपालिका को सरकार की निरंकुशता या नियंत्रण लगाने का अधिकार दिया गया है। इन्हीं के द्वारा सरकारें नियंत्रण में रहकर क्या करती हैं, कार्य करती हैं। फिर अगला बताया गया है न्यायपालिका का जो कार्य है वो उस स्थिति में भी बताया गया है कि परामर्श संबंधी कार्य बोला जाता है इसको, परामर्श संबंधी कार्य। परामर्श संबंधी कार्य, परामर्श संबंधी कार्य में ये बताया गया है
कि न्यायालय को सलाह देने का अधिकार है। न्यायालय विभिन्न सरकारों को, पदाधिकारी को सलाह दे सकता है। अगर कोई पदाधिकारी कानूनी राय मांगना चाहे, भले ही राष्ट्रपति क्यों ना हो, वो भी न्यायपालिका से सलाह मांग सकता है। जैसे कई बार विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रपति ने न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी है। उस स्थिति से जैसे अयोध्या मामले के विषय में भी राष्ट्रपति ने अनेक बार सलाह मांगी। तो ये जो कार्य है, कोई भी सरकार, किसी भी दल की सरकार बने, अगर उसके कानूनी कार्य में कोई बाधा आ रही है तो वो न्यायालय से क्या मांग सकता है? सलाह मांग सकता है। परामर्श संबंधी अधिकार बोलते हैं उसको। ये सलाह देने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका को है। इस स्थिति में न्यायपालिका अपना परामर्श संबंधी कार्य को क्या करती है? पूरा करती है। इसके बाद अगला जो कार्य बताया गया है वो है विविध कार्यों के अंतर्गत विविध कार्यों में यह है कि न्यायपालिका इन कार्यों के अलावा और भी कार्य करती हैं, जिनके अंतर्गत व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना, जन सुनवाई करती है। इसके अंदर विधिक जन सुनवाई होती है और आजकल तो निःशुल्क विधिक सहायता शिविर लगाए जाते हैं न्यायपालिका के द्वारा। क्योंकि समाज के कमज़ोर वर्ग जो पैसे की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, वो अपना वाद लड़ने वो असक्षम है। इस स्थिति से उन लोगों के न्याय की आधार पर रक्षा करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए, उनको शोषण से मुक्त करने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता शिविर या कैंप या उनको सहायता दी जाती है न्यायालय के द्वारा। इसके अलावा इसमें विधिक सहायता के अलावा ये बताया गया है कि न्यायपालिका वसीयतनामा भी जारी करती है, विभिन्न प्रकार की रजिस्ट्री को भी जारी करती है। जो जायदाद वगैरह होते हैं, जो अल्पसंख्यक जायदाद होते हैं, अर्थात जो नाबालिग बच्चे होते हैं, वो अगर किसी संपत्ति के हकदार हैं तो अल्प वयस्क व्यक्ति को संपत्ति दिलाने का जो हक है वो न्यायपालिका दिलाती है, उनकी रक्षा करती है। ये जो कार्य हैं वो विविध कार्य में आता है। वसीयतनामा है, रजिस्ट्री बनाना है, अल्प वयस्क बच्चों को उनकी जायदाद का हक दिलाना है। ये सारी जो बातें हैं वो न्यायपालिका के विविध कार्यों में देखने को मिलती है, न्यायपालिका के द्वारा बताया गया है इसमें। और न्याय प्रशासन संबंधी कार्य, न्याय प्रशासन संबंधी कार्य में ये बताया गया है कि न्यायपालिका है अपने न्यायालय के अंदर काम करने वाले जो न्यायाधीश होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों के लिए नियमों का निर्माण करती है, कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाती है। और ये जो कार्य हैं वो न्यायिक प्रशासन संबंधी कार्य कहलाते हैं। तो न्यायपालिका प्रशासनिक कार्यों को करती है। इस स्थिति से न्यायपालिका को शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। और ये एक ऐसा अंग है जो तीनों अंगों पर अपना निगरानी अर्थात संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। चेक एंड बैलेंस की थ्योरी है इसके अंतर्गत, और इसमें नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत अपनाया गया है। अर्थात न्यायपालिका तराजू सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें बैलेंस रखा गया है। यानी इसके अंदर शीर्ष स्तर पर जो जैसे तराजू होती है, जिसमें शीर्ष स्तर पर न्यायपालिका रखा गया है। न्यायपालिका शीर्ष स्तर पर होती है जो बैलेंस बनाने का कार्य करती है, और एक तरफ व्यवस्थापिका होती है। व्यवस्थापिका न्यायपालिका का एक पलड़ा व्यवस्थापिका, तो दूसरा कहलाता है कार्यपालिका। ये दो तो तराजू, इन दोनों पलड़ों को संतुलन करने का जो कार्य है वो न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। और न्यायपालिका में जो भी फैसले दिए जाते हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर बिना किसी दबाव के
फैसले दिए जाते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर फैसला दिया जाता है, न्यायपालिका पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, संविधान के अनुसार विधि सम्मत ही फैसले दिए जाते हैं। इसी कारण न्यायपालिका में एक सिद्धांत भी कार्य करता है, जो मैंने बता दिया आपको, नियंत्रण संतुलन सिद्धांत, तराजू सिद्धांत है। यानी न्यायपालिका के अंदर एक फोटो भी लगी हुई रहती है महिला की, जिसके अंदर आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, तराजू हाथ में लिए हुए हैं, और जिसका मतलब ये है कि किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं रखते हुए सबके साथ समान व्यवहार करते हुए समान कानून या उनके अधिकारों की, स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। ये जो बातें हैं ये हमने इस लेसन के अंदर पढ़ी, जो बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर पहला पेपर था राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसमें जो लगा रखा था शासन के प्रमुख अंग। तो तीनों जो अंग है वो कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा था व्यवस्थापिका, फिर दूसरा पढ़ा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। इस प्रकार शासन के 3 अंग है जो बता दिए गए हैं आपको। धन्यवाद, थैंक यू।